बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ आपका? आपकी तबीयत खराब है। अरे तबीयत का क्या, चलती रहती है। परिवार में सब कुशल मंगल? जी गोविंद। अरे रुकिए, मैं सावित्री को बुलाता हूँ। अरे सावित्री, जरा देखो कौन आया है। आई आवा। अरे आ पिताजी, गई आपकी बेटी। आप कब आए? और माँ कैसी है? आप सब घर से थक गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। आओ देखो अगर नगर पालिका है। जमाए राजा में बाबा। आप कब आए? और अचानक गोविंद को तबीयत खराब था तो तबीयत तो उनकी खराब ही थी। डॉक्टर का क्या कहना? पापा डॉक्टर क्या कहे, बस हमें दवाइयाँ देते रहना। मेरी सलाह पर गौर करोगे? हाँ बाबा कहिए। यार गोविंद राव की उम्र हो गई है, मरने का समय भी आ गया है, तो इसके पहले अपने नाती को देख जाता तो अच्छा होता। ठीक है बाबा, फिर ये मेरे कहने की मतलब है कि इस बूढ़े के बारे में सोचना। बाबा बच्चा भी हो ही जाएगा। कब होगा? आज तक तो नहीं हुआ, इसके बाद कब होगा? बच्चा जब होना होगा तब होगा। कराने के लिए औलाद नहीं चाहिए क्या? बाबा किस वंश की बात कर रहे हैं आप? वैसे भी बाल आश्रम के बच्चे मेरे और सावित्री के ही हैं। ये बोल के वो बच्चे तुम्हारे हो गए? जी हाँ हो गए, वरना आपके मुताबिक हम क्या करें? दूसरी शादी कर लो। बाबा हाँ बाबा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी बांझ हो सकती है, तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। मैंने लड़की देख ली है, कब शादी करोगे? बाबा बाबा मुझे गुस्सा मत दिलाइए और मेरी सावित्री को बांझ कहना बंद कीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि सावित्री में कमी है? हो सकता है कि कमी मेरे में हो, और मैं कहता हूँ कि कमी मेरे में है, और अब सावित्री को बच्चा चाहिए तो आप दूसरी शादी कराएंगे? जमाई राजा कैसी बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं बाबा, बकवास आप कर रहे हैं। मुझे बताइए सावित्री को दोषी क्यों बना रहे हैं? उसकी माँ भी यही कहती थी। मैंने आपसे पूछा कि उसकी माँ ने क्या कहा? बच्चा चाहिए था इसलिए मैंने सावित्री से शादी नहीं की। मैंने उसे दिल से अपनाया और उसने मुझे। इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो ज्योति बाबा, मैंने आपसे कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी। पाटिल साहब कहाँ चल दी? रुकिए तो। श्रुति, तू यही बड़ी बड़ी बातें करता है, यही तूने सीखा है? अरे सावित्री सिखाओ इसे कुछ। वो सही ही तो कह रहे थे, आखिर क्या गलत था? शेठी, साओ, मेरा निश्चय अटल। कुछ भी हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। समझाओ इसे। आवा, आप अपनी तबीयत का ध्यान क्या तुम्हें बच नहीं चाहिए? रखिए। आवा, पागल हो गया ये। कुछ दिनों बाद शेठ जी गुजर गए। आवा, उनकी बहुत याद आती थी। जब उनकी देरवी हुई तो शेठ जी ने उनकी देरवी पर ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। उन्होंने गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटी और अपाहिजों को खाना खिलाया। लेकिन मेरे मन में तो एक कसक रह गई। एक बच्चे, हमारे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में एक लड़की आई, काशी। वो तो पगली नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन शेठ जी ने उसे रोक लिया और ये कहा कि तू अपने हाथों से अपना बच्चा सावित्री की गोद में सौंप जाना। और उस नवप्रसूता ने अपने उस छोटे से शिशु को मेरे इन्हीं हाथों में सौंप दिया। और उस दिन तो लगा जैसे हमारे पूरे घर में उत्सव का माहौल। 12वें दिन मैंने अपने घर को बंधनवार से सजाया, बच्चे को पालने में झुलाया और उसका नाम रखा यशवंत। मैंने उसके कान में कहा, खूब यश कमाओ। गोद में दिए गए बच्चे को हमने अपना मान लिया। आगे चल के वो भी यशवंत फूले के नाम से हमारे गांव में शामिल हो। हाड़ मांस के बने लोगों के रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़े जाते हैं। छोटे से बड़ा ब्राह्मण औरत के पेट से जन्म लिया, बस इसलिए वो हमारे
लेकिन आज तो हर कहीं जात पात का ही बोलबाला है। जात पात को ही ऊंचा रखा जाता है। लेकिन किस कारण से? जिन मूल्यों की हमने स्थापना की, क्या वे आज खत्म हो गए? आज अगर कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेने जाता है तो पूछता है अमुक जात का चाहिए या अमुक रंग का। एक तो वैसे ही कोई बच्चा गोद लेने को तैयार नहीं होता, उस नवजात शिशु पर जात का लेबल क्यों लगा देते हैं? कहते हैं ज्योतिराव फुले ने सबसे पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला और उन्होंने सबसे पहला भारत में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला और सावित्रीबाई फुले सबसे पहली स्त्री शिक्षिका भी बनी। लेकिन क्या इतने से ही हम सब चुप बैठ जाएं? उस काम को अगर कोई दूसरा